अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम क्लास 11 का जो मॉडल पेपर आया है ना फिज़िक्स का, उसे सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल पेपर को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट से भी आएंगे और जो वर्क एग्जाम्पल दी हुई हैं उससे भी आएंगे और बैक ऑफ द यूनिट जो दिए हुए हैं उससे भी आएंगे। पूरी बुक से क्वेश्चन आएंगे, कोई हिस्सा ख़ास नहीं है पेपर के लिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अगर इसके PDF चाहिए इस सॉल्व के, देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्व की स्लाइड तो शेयर करूँगा, लेकिन अगर इस स्लाइड का PDF चाहिए तो ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ग्रुप की फ़ीस 1000 रुपये है, जिसमें आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा जो कि बराबर में चल रहा है। चलो अब जो है वो सॉल्व करते हैं और आपको जो है मैं सोल्यूशन देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट से, लॉन्ग से और MCQs, ताकि आपका जब पेपर आए ना, पेपर भी इसी पैटर्न का होगा, सेम पैटर्न होगा। तो जब आपका पेपर आए तो आपको मुश्किल ना हो कि कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, टोटल आपको दिए हैं यहाँ पर 17 MCQs। अभी मैं सारे MCQs सॉल्व कराता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आपको MCQs तमाम करने हैं, 17 MCQs आपने पूरे करने हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 17 MCQs आपने पूरे करने हैं और इसके आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक MCQs 1 मार्क्स का हो गया। बात क्लैरिटी की हो गई। अच्छा, ये तो आपका सेक्शन ए हो गया। अब आपका आता है, ये हो गया सेक्शन ए आपका। ठीक है, ये सेक्शन ए हो गया आपका, जो कि बस MCQs पर होगा। अब आता है आपका सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी आ गया आपका। सेक्शन बी में आपको टोटल क्वेश्चन देख लो, टोटल क्वेश्चन आपके सामने बराबर में चल रहे होंगे। टोटल क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं आपको 14। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन चॉइस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 14 में से आपको सिर्फ यहाँ पर 9 पार्ट यानी 9 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं आपके पास, देखो टोटल कितने हैं, टोटल हैं 14 क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन आपने पूरे नहीं करने और पूरे करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं और आपके बाकी चीज़ भी आ गई है। अच्छा, अब मार्क्स कितने मिलेंगे, मार्क्स आपको मिलेंगे 36 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना 36 को 9 से, अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ, ये हो गया सेक्शन बी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का हो गया आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है आपके। अच्छा, अब आ जाओ, आपके पास आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी आ गया आपका, सेक्शन सी, सेक्शन सी आ गया आपका, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब लॉन्ग दिए हुए कितने आपको, इन्होंने आपको लॉन्ग सिर्फ 3 दिए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ नहीं है, टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास। चलो बराबर में देखते रहो। अच्छा, 3 क्वेश्चंस में से आपने कितने करने हैं, 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 करने होंगे। और याद रखना, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, इधर चॉइस कम है। ठीक है, अच्छा इधर 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और टोटल मार्क्स आपको 32 मिलेंगे। देखो कितने ज़्यादा मार्क्स हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस पे। लेकिन इधर आपको पार्ट्स दिए हुए हैं A B। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर रहे हो तो आपको बी भी करना पड़ेगा। ठीक है, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चन 2 का पार्ट ए कर रहे हो तो पार्ट बी भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट बी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। पूरा क्वेश्चन ए और बी मिलकर बनेगा। अगर आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट ए कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी दोनों कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने क्या किया, बी कर लिया, और आप सोचोगे पूरे 32 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इन 2 के मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि ए भी करना होगा, बी भी करना होगा, ये याद रखना। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैंने कहा यहाँ गाइड कर दूँ। अच्छा चलो अब MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs का सलूशन मैं आपको देता रहूँगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इसमें इंक रिफ़िल कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलो मैंने इंक रिफ़िल कर ली है। आपको अब मैं MCQ सॉल्व कराना शुरू करता हूँ, और जहाँ पर MCQs न्यूमेरिकल टाइप हैं तो टेंशन नहीं लेना, वहाँ पर मैं न्यूमेरिकल टाइप कराऊँगा। पूरी वीडियो देखना ताकि बात पूरी समझ में आए। अच्छा, सबसे पहले MCQs दिया हुआ है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़। तो देखो भाई, सॉलिड एंगल का यूनिट आपको याद होना चाहिए, स्टे रेडियन होता है। ठीक है, MCQs 1 का आपका हो गया स्टे रेडियन, ये याद रखने वाली चीज़ है कि भाई इसका यूनिट जो है वो स्टे रेडियन होता है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा MCQs।
दूसरे एमसीक्यूज में कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज, बेसिकली न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इस तरह से जब आ जाए तो हम क्या करें। तो आपने क्या करना है, आपने इसे रफ वर्क में करना है, आखिरी पेज पर पेंसिल से कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आखिरी पेज पे, फिर रिमूव कर देना सोल्यूशन निकाल कर। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज, वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, ये बेसिकली वी आई दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंड आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद, तो यानी 0 से लेके 5, तो ये आपका हो गया टाइम। इसे मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ, बल्कि टी एफ लिख दो इसे, तो ये हो गई आपकी 5 सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, 5 सेकेंड बाद, यानी इनिशियल ये, फाइनल ये, कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, डेटा समझ में आ गया। द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर द इनिशियल इंस्टेंट इज, आपने बताना है कि जब आपके पास टाइम 3 सेकेंड है तो उस वक़्त वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने बताना है, ठीक है। इसको सिर्फ v लिख रहा हूँ ताकि अलग रहे। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपने लेके चलनी है, कांस्टेंट है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन में रख रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो टी एफ माइनस टी आई। देखो इनिशियल वो 0 पर होगा, इनिशियल 0 पे लेके चलो, टी आई आपका 0 से लेके चलो। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल में ही कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो 20 माइनस 10 यानी 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 यानी 2 हो गया। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई आपकी, ठीक है। ये तो एक्सेलरेशन आ गई। अब आपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a t इक्वल टू v, बाकी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो v कितना आया आपका, v आया, अच्छा ये v प्राइम है। अब v प्राइम क्यों है, देखो आपसे जो इन्होंने वेलोसिटी मांगी है ना, वो वेलोसिटी इससे माइनस कर कर आएगी, वो आपको v बोला है मैंने उसे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर a कितना आ गया 2 और t कितना आ गया 3, तो ये हो गया आपका सिंपल 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपने निकालनी है v प्राइम, यानी जब 3 सेकेंड टाइम था तो क्या वेलोसिटी थी, तो ये आएगी आपके वी आई माइनस वी प्राइम, सिर्फ v, ये v है, तो ये आ गई आपकी वी आई आ गई 6, वी आई आ गई आपकी 10, देखो वी आई आपकी क्या दी हुई है 10 और ये आ गई 6, तो v आपकी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। देखा इसका जवाब कैसा निकला, 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन लॉजिक सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिखने की वजह यही थी कि आपके बात समझ में आ जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। चलो अभी तक तो सिर्फ 2 ही हुए हैं, लेकिन आगे वो वाले बहुत हैं, मतलब थ्योरी बेस याद करने वाले, तो आसान हो जाएगा। अच्छा, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी बाय, देखो इसका सीधा अगर मैं जवाब बताऊँ ना, इसका सीधा जवाब है 44%, ठीक है, 44%। लेकिन अब आप इससे सेटिस्फाई नहीं होगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं है, तो आओ ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। अब सॉल्व करने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व कराता हूँ ताकि आपके बात भी जो है वो अच्छी समझ में आ जाए। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है, इंक्रीज़ हुआ है पोटेंशियल में, क्या हुआ है आपके पास, पोटेंशियल में इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको देख लो कैसे शो करना है ताकि आपको ये बात याद रहे। देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन देखो, फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। इसी चीज़ को हम करके देखते हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय m और डिवाइडेड बाय m, मतलब मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय m, ताकि मोमेंटम बन जाए। तो ये क्या हो गया आपका, हाफ m का स्क्वायर, v का स्क्वायर और m। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू मास वेलोसिटी,
लेकिन अब इसका स्क्वायर ले लो तो आपका क्या आ गया, मोमेंटम का स्क्वायर 2m। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। अब देखो आपका जो मोमेंटम है वो क्या है, आपका जो मोमेंटम है इनिशियल में वो क्या आ रहा है ये देखने वाली बात है, ताकि आपको जो है फिर इसे समझ में आए, ताकि आपको ये बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसको करते हैं। अब देखो ये चेंज है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ की बात करिए ना तो P आ गया प्लस इंक्रीज़ यानी इजाफा होना। कितने परसेंट का इजाफा हुआ है ये देख लेते हैं। इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास 20% का, तो ये 20 आ गया, ठीक है। ये आपके पास इंक्रीज़, इनिशियल में इंक्रीज़ बेसिकली, तो इसीलिए मैंने इसे 20% इनिशियल में बढ़ गया। ये हो गया आपका 20 परसेंटेज में है, परसेंटेज तो नहीं रखी जाती ना, तो इसको डिवाइड 100 करोगे, डिवाइड कराओगे तो आपको सिंपल पता है 0.2 आ जाएगा, तो ये 0.2 के बराबर है। अच्छा तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका P प्लस 0.2, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 P। बात क्लियर है, समझ में आ गई? चलें सर यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है, अब आगे आपने काइनेटिक एनर्जी को इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। काइनेटिक एनर्जी को आप लाओगे और फिर इसे जो है वो सॉल्व करोगे। अक्सर ना बच्चे पता है कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इसके रिलेशन में मसला करते हैं। तो भाई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये इजी है, हो जाएगा। अच्छा अब काइनेटिक एनर्जी को ले आते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को ले आते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं इसे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, ये लिखा हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम कितनी आएगी मेरे पास, ये मेरे पास आ गई P स्क्वायर अपॉन 2n, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा तो ये प्राइम होगा, ठीक है, प्राइम। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम ये कितना आया मेरे पास 1.2 और 1.2 P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और उसके नीचे m, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी नहीं सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो 1.2 का स्क्वायर करते हो ना तो वो आता है 1.44 P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, इतना आपको बात समझ आ गई। अच्छा ये चीज़ फिर क्या बन गई, ये चीज़ फिर क्या बन गई, ये चीज़ फिर काइनेटिक एनर्जी बन गई। देखो P स्क्वायर 2m, तो काइनेटिक एनर्जी 1.44 काइनेटिक एनर्जी, इसको भी KE पूरा कर लो, KE पूरा कर लो, KE पूरा कर लो, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब एक रिलेशन यहाँ पे लगाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्राइम माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, इसीलिए ताकि परसेंटेज में चला जाए आंसर, जो भी आंसर आए वो परसेंटेज में चला जाए। तो ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी प्राइम कितनी दी हुई है 1.44 माइनस और काइनेटिक एनर्जी, इसका वो एक्सप्लेन मैंने आपको किया था, याद होगा आपको जब हम इसे पढ़ रहे थे उसके अंदर, क्या कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, कॉमन आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कॉमन आ गई। देखो याद रखना काइनेटिक एनर्जी प्राइम की जगह पर मैंने 1.44 काइनेटिक एनर्जी पुट किया है, तो ये आ गया 1.44 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, अब जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसको ज़रा करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट, ताकि टाइम सेव हो जाए। ये देखो तो 1.44 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज़ 44। समझ में आ गई बात? तो ये बस यही करना था आपने, ये बड़ा ट्रिकी होता है लेकिन ये हो गया।
देख लो पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, नोट डाउन कर लो ताकि कभी भूलो नहीं इसे। चलो, टाइम लगता है भाई, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मुझे पता है, लेकिन हमने करना है, सीखना है, पढ़ना है, समझना है। अच्छा चलो अब करते हैं अपना MCQs नंबर 4। इसके बाद अब छोटे छोटे MCQ, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कहते हैं अ मैन विथ हिज आर्म एट इट्स साइड्स। देखो भाई एक आदमी है, पहले उसने अपने आर्म साइड्स पे रखे हुए हैं, ठीक है। इस स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल। एक आदमी है जो टर्न टेबल, मतलब जो टेबल घूमती है ना, उस पर खड़ा होकर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ को खोल लेता है। तो आपको पता है जब वो अपने हाथ को खोलेगा तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर एक और जवाब भी ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम। एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहेगा। उसकी वजह यह है, क्यों? फ्रिक्शनल लेस है, टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन यहाँ से लिखते हैं रिमेन द सेम, ठीक है। ये हो गया आपका 5। अब आगे चलते हैं। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? देखो फॉर्मूला अगर याद है तो उससे बात समझ में आ जाएगी कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट के मास पर और अर्थ के मास पर, या अर्थ से कितना ऊपर है इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आएगा द ऑब्जेक्ट मास, ऑब्जेक्ट का मास आ गया, एंड हाइट, और कितने हाइट पर है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फार्मूला याद है तो आपको पता होगा फार्मूला क्या है इसका, ठीक है। अच्छा, वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक पिस्टन जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हैज़ एन एरिया, उसका एरिया जो है वो ट्वाइस बढ़ जाता है, ठीक है। एक का एरिया बढ़ गया है ऑफ द अदर व्हेन द प्रेशर एट द, ठीक है। तो इसको दोबारा खोल लेता है। व्हेन द प्रेशर एट द स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज बाय डेल्टा पी, द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन। तो जो प्रेशर होगा ना लार्जर पिस्टन पे, वो आधा मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा रिलेशन खोल के दिखाऊं, इसीलिए डायरेक्ट जवाब बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, स्काई ड्राइवर फॉल थ्रू द एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी। आपको पता है जब कोई चीज़ टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रही होती है तो उस चीज़ पर लगने वाला वेट और उस चीज़ पर लगने वाली अपथ्रस्ट बराबर हो जाता है, यानी उस चीज़ का वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाता है, तो इक्वल टू इट्स वेट। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यही आपके पास अपथ्रस्ट होगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू हिज वेट, ठीक है। ये लो आ गया जवाब। अच्छा, उसके बाद अगले में पूछा जाता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन एयर इज एफ इफ़ एयर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। देखो दो चीज़ें थी, उनके दरमियान फोर्स एफ थी, मतलब ये एक है, ये दो है, इनके दरमियान फोर्स एफ है। कब? जब एयर थी इन दोनों के दरमियान। अब एयर हट गई है, कोई मीडियम आ गया है, तो फोर्स क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन आई होप आपको याद हो। तो एफ डिवाइडेड बाय ई आर। चलो अगला करते हैं। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलो। जब भी आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो वो एक लॉ को फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉ। द हाफ ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू पार्ट्स। मतलब देखो आपके पास कोई मटेरियल है, उसको आप दो हिस्सों में कट कर दो तो उसकी रेजिस्टेंस पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, रिमेन सेम, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रिमेन सेम, यानी वो तब्दील नहीं होती। रेजिस्टिविटी मटेरियल के काटने से तब्दील नहीं होती, आधा करने से तब्दील नहीं होती।
अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल। कह रहे हैं एक चाइल्ड जो है, देखा है ना वो जो गोल गोल घूमने वाले झूले होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक चाइल्ड जो है वो झूले पे झूल रहा था, बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब वो खड़ा हो गया, तो उसके खड़े हो जाने से क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, डिक्रीज CREAS डिक्रीज, ठीक है। बाकी यहाँ करा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो पेज चल रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, अब 12वां MCQs करते हैं। अच्छा, ये एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। हमने ना 11वें को 12वां समझ के कर दिया है, डिक्रीज CREAS, कोई मसला नहीं है, 12वां आप कर लेते हैं। अच्छा, वो डिवाइसेस अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। वो डिवाइसेस जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए टेम्परेचर के चेंज करने से, आपने पढ़ी होंगी ऐसी डिवाइसेस, तो उसको कहते हैं, उन डिवाइसेस को कहते हैं आपके पास थर्मो, एक मिनट, अच्छा इसका मार्क नहीं हुआ हुआ, ये मैं लिख देता हूँ, थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, ये लो। अच्छा, दूसरे 12वें का हो गया, अब 13वें पे आ जाते हैं। अ हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इज। अच्छा, ये देखो, ये कर्व निकाला जा सकता है, इसका आंसर होगा एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, GRAPH ग्राफ, ठीक है, ये लो। बहुत डिटेल MCQs हैं, अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, कहते हैं 14वें में, इफ़ VA वेलोसिटी कब ज़्यादा होगी आपके पास, यानी एक चीज़ है, एयर है, साउंड है, साउंड की वेलोसिटी किन मीडियम्स में ज़्यादा होगी, आपने बताना है सबसे पहले किस मीडियम में ज़्यादा होगी। तो याद रखना, साउंड की वेलोसिटी मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद हीट में होती है, और सबसे कम एयर में होती है, ठीक है, ये लो, ये तरतीब है इसकी, VM VH VA, ये H लिखा है, ठीक है, N लग रहा होगा। अच्छा, 15वां करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। देखो यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, D। वो कह रहे हैं डिस्टेंस जो है ना स्लिट का और स्क्रीन का, वो डबल हो गया है, तो L जो है वो क्या हो गया है आपके पास, L क्या हो गया है, 2L हो गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। प्राइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, वाइल सेपरेशन स्लिट्स इज हाफ। अच्छा, जो सेपरेशन है यानी जो D है वो हाफ हो गई है, यानी D/2 हो गई है। तो अब वो पूछ रहे हैं देन फ्रिंज विड्थ विल बी, तो फ्रिंज की विड्थ कितनी बनेगी, यानी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहे होंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी आसानी है निकालना है इसको, देखो, तो ये प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, लैम्डा को में कोई तब्दीली नहीं आई, वेवलेंथ में कोई तब्दीली नहीं आई, तो देखो ये 2L हो गया, लैम्डा लैम्डा ही रहा, ये हो गया आपके पास 2, तो ये अब रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 2L लैम्डा मल्टीप्लाई 2/D, रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या बना आपके पास 4L लैम्डा/D, यही बन गया। अब ये आपको पता है किसके बराबर है, डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल टू 4x, ठीक है, तो यानी 4 टाइम्स बढ़ गया आपके पास, ठीक है। देखो सोल्यूशन में दे रहा हूँ, लिखते जाओ ताकि याद रहे बात। अच्छा, अब 16वां आते हैं, फिर ये ख़त्म। अ हिल, अच्छा इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, और पढ़ के भी बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। अ हिल सेपरेट्स अ टेलीविज़न ट्रांसमीटर फ्रॉम अ हाउस। एक हिल है, देखो एक तरफ टेलीविज़न है, दूसरी तरफ ट्रांसमीटर, और बीच में हिल आ गई। द ट्रांसमीटर कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द हाउस, ट्रांसमीटर नहीं देखा जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस खंबे से आपको सिग्नल आ रहे हैं नेट के, क्या वो खंबा आपको नज़र आता है, नहीं, लेकिन फिर भी आपको सिग्नल आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में राउटर रखा हुआ है, राउटर दूसरे कमरे में, फिर भी आपको सिग्नल आ रहा है, राउटर तो नहीं नज़र आ रहा, फिर भी सिग्नल कैसे आ रहा है, उधर एक फिनोमिना होता है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव का, ठीक है, डायफ्रैक्शन, अपने पाथ को बदलना, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर है, पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में लेके जाऊँगा,
अभी नहीं लेके जा सकता क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन कैरियर वेव्स इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हो कि एक वेव को दूसरी वेव पर सुपर इम्पोज करते हो। ये इसलिए किया जाता है ताकि वेव की स्पीड बढ़ाई जा सके, सिग्नल की स्पीड बढ़ाई जा सके। ये आपके पास इसके आंसर्स थे, इसको देख लो, लिख लो अपने पास, ठीक है। ये सी नहीं है भाई, ये ठीक है। 8 का आ गया आपका, 9 का आ गया आपका, 10th का आ गया, सारे आ गए। इसको अपने पास लिख लो। अच्छा, एक बार मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। चलो वेरिफिकेशन एडिटिंग के टाइम कर लेंगे। वैसे नंबरिंग में मसला होगा लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है, और नंबरिंग में भी कोई मसला नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ताकि आप लोग सोचो तो कर क्या रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर आप ये बोल रहे हो सादा सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो देखो एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। 3 घंटे के पेपर में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो या फिर जो आप पढ़ कर आते हो वो लिखते हो, तो अभी हमारे पास 3 घंटा नहीं है, हमें जल्दी ख़त्म करना है इसे। तो चलो इसको देखते हैं आगे। अच्छा, अभी आपके क्या हो गई चीज़ें आपकी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपका सोल्यूशन आना शुरू हो गया। पहले में कहते हैं डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। एस्केप वेलोसिटी पहले डिफाइन करनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज डिफाइन एज द मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए। डिफाइन कर लिया, अब डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन भी लिखी हुई है, देखो बराबर में ज़रा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा शॉर्ट का, सही है। चलो आगे चलते हैं। सारा काम मैंने आपके लिए किया, मेहनत करी है, मैंने पूरा दिन से इसी पे काम कर रहा था जब जाके ये कंप्लीट हुआ है। अच्छा, सवाल पढ़ रहा हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन पास कर लो बताना है कि वो है क्या। पहले स्टेट कर दो फिर एक्सप्लेन कर लो। तो वो शुरू में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, शुरू में स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। और आपको पता है पास कर लो है क्या है, क्या पास कर लो कहता है कि अगर एक तरफ प्रेशर लगाओगे तो हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास कर लो हो गया आपका। अच्छा, आ जाओ आप पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 आ जाओ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट एरिया। ये आपका जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आई होप याद हो ये आपको, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी लिखी हुई है, इसको चेक करो। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मुझे सारे सोल्यूशन आपको कराने हैं और न्यूमेरिकल भी कराने हैं। चलो तीसरा हो गया, चौथे पे आ जाओ। अच्छा, हाउ एनर्जी इज स्टोर इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। इसको ना कैसे समझना है, देखो समझो, जब आप बैटरी अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाती है। फॉर्मूला इसका देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है, याद रखोगे। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो भी लिखी हुई है ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब आ जाओ अपने 5वें न्यूमेरिकल MCQ क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपको कहता है कि ये जो किर्चॉफ लॉ है, एक बार मैं देख लूँ। हाँ, 5वां क्वेश्चन आपको कहता है कि जो किर्चॉफ लॉ है एक वोल्टेज के लिए है, एक करंट के लिए है, ये स्टेट करो और एक्सप्लेन करो। देखो भाई एक बात याद रखना, जब भी स्टेट और एक्सप्लेन का वर्ड आ जाए ना तो आप सस्ते में नहीं छूटते। पहले आपने स्टेटमेंट डालनी होती है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई, छोटी सी नीचे एक्सप्लेनेशन डाली हुई है कि लॉ आर एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड आर यूज टू सॉल्व फॉर अननोन करंट एंड वोल्टेज विद इन अ सर्किट। चलो ये हो गया। छठा आ जाओ, बड़ी मेहनत से इसके जवाब निकाले मैंने। अब आता है आपके पास आपका डायमेंशन। कहते हैं टी की डायमेंशन बताओ। चलो ये मैं कराता हूँ। टी की डायमेंशन क्या है, टी की डायमेंशन क्या है, 2 पाई टाइम पीरियड, टाइम होगा बेसिकली L/G, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, उसकी डायमेंशन है। देखो याद रखना, कांस्टेंट को आप हटा देते हो, डायमेंशन में कांस्टेंट आप हटा देते हो। यहाँ पर वर्डिंग में भी लिखी हुई है ये बात, देख लो, मैंने खुद सॉल्व करके डाला है। अब आप बोलोगे सर अगर 2 पाई को आप हटा रहे हो, इसको नेगलेक्ट कर दो,
तो आप जी को क्यों नहीं हटाते, जी भी तो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को हटाओ जिसका यूनिट या तो रेडियन है या तो नहीं है। ये 2 कांस्टेंट है, सब मानेंगे है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। ये पाए, इसका यूनिट रेडियन होता है, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट होता है इसका। तो वो कांस्टेंट हटेगा जिसका यूनिट नहीं होता, या अगर यूनिट होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। तो ये जो एंगल होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो आपके पास एंगल या ये रेडियन, इनके यूनिट सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये हटा दो। ग्रेविटी नहीं हटेगा क्योंकि ग्रेविटी का यूनिट सप्लीमेंट्री नहीं है, ग्रेविटी का यूनिट ड्राइव यूनिट है, इसलिए वो नहीं हटेगा। सही है। तो देखो ये t हट गया, 2 पाई हट गया। अच्छा, L/G। अब दूसरे फेस में आपने क्या करना है, इसको आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। दूसरे फेस में आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनके यूनिट लिख दो। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिप्लेस करो, मीटर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई रेसिप्रोकल करना मुश्किल तो नहीं है, नहीं सर मुश्किल नहीं है। m हो गया, s स्क्वायर हो गया और m हो गया और 1/2 हो गया। m टू m कैंसिल हुआ तो क्या बचा, t = s का स्क्वायर 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो t s। क्या होती है सेकंड किसका यूनिट है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। इस तरह लिखोगे, मैं 1 नंबर दूंगा 3 नंबर के सवाल में, इस तरह लिखो। m नहीं था तो 0, l नहीं था तो 0, t है तो 1। ये इस तरह लिखना पेपर में, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर ये है कि ये भी डाल देना। समझ गए ना मेरी बात। अब दूसरी डायमेंशन देख लो, वो तो बड़ी आसान है, आपके सामने चल रही है, उसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, आई थिंक 6 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। टाइटल वाला न्यूमेरिकल बराबर में चल रहा है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। वजह क्या है, सर काफ़ी बड़ा है, अगर आप ये सॉल्व कराएंगे तो बाकी सवालात कौन कराएगा, बाकी सवालात भी सर ही कराएंगे, तो सर ये सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है भाई। टाइटल वाला न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट से नहीं है, बैक ऑफ द यूनिट से भी नहीं है, वर्क एग्जाम्पल से है। देख लिया, सारे आ रहे हैं ना, सब आ रहा है, सब इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले कह रखा था ये बात। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते थे सर बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्या है। सब इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, सब इम्पॉर्टेंट है। चलो टाइटल वाला न्यूमेरिकल देख लो, पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि अगर ख़ुद से कर रहे हो तो घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, ठीक है। देखो भाई, सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल इसके बाद है। अ टर्टल स्टार्ट्स एट अ ओरिजिन एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। टर्टल ओरिजिन से स्टार्ट करता है और स्पीड उसकी होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में ले जाना 100 से डिवाइड करा के। इन द डायरेक्शन, एंगल कितना बनाता है, 25 का एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से एंगल बनाता है। अब बाकी आपको चीज़ें करा चुका हूँ मैं, सॉल्व कर लेना। Vx = v cos थीटा, ठीक है। Vs = या V0x = V0 cos थीटा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब ये जो न्यूमेरिकल अगला आ रहा है ना, अगला न्यूमेरिकल आया है सेल्फ असेसमेंट से, इम्पल्स वाला न्यूमेरिकल है। देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, डेटा में क्या दिया हुआ है, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मांगी क्या है, इम्पल्स मांगी है। कहते हैं अ गोल्फ क्लब एग्जर्ट एन एवरेज फोर्स। एक गोल्फ क्लब है, यानी छड़ी है गोल्फ खेलने वाली, वो फोर्स लगाती है 800 न्यूटन की ऑन अ गोल्फ बॉल। और गोल्फ बॉल पर गोल्फ खेलने वाली छड़ी देखिए ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कितने टाइम में लगाती है, 0.02 सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए लगती है। इफ़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 60, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, आगे जाके फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, फाइनल वेलोसिटी 60 है। बराबर में देखो, मुझे नहीं देखो। व्हाट इज़ द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल। तो क्या इम्पल्स रहेगी, पूरा सॉल्व कर दिया है। F = ma, ठीक है। A क्या है, Vf - Vi/T, ठीक है। 60 - 40, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करी, उधर ले गए, m निकाल लिया, ठीक है। इम्पल्स सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये चेंज इन मोमेंटम, यानी Pf - Pi, ठीक है। Pf किसके है, mVf mVi। अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी, वैल्यूज़ पुट, आंसर बाहर निकल आएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। यही तो करना है। बराबर में देखो हुआ है, खुद किए मैंने ये, ठीक है। ये नहीं समझना कहीं से उठाया मैंने, तो मेहनत करी आपके लिए मैंने। अच्छा अब कौन सा है, 8 है ना, 9 है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके पास
800 किलोमीटर ऊपर है। द अबव सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज़ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेसिक ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लगाओ, आंसर आ जाएगा। आसान न्यूमेरिकल भी दिए हैं देखो इन्होंने, ये भी अच्छी बात है। अच्छा अब करते हैं 10, देख लेते हैं 10 यही है ना, कैलकुलेट द विस्कॉस ड्रैग, यानी ड्रैग फोर्स मांग रहे हैं बेसिकली। ठीक है सही है, कैलकुलेट द विस्कॉस ड्रैग फोर्स बताएंगे ज़रा आप लोग। देखो आपको क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला पड़ा था 6NVR वो लगा के वेलोसिटी फोर्स निकाल लोगे। और ये फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो स्पेरिकल है, वरना नहीं लगेगा ये फार्मूला। और आपको देंगे भी वो स्पेरिकल वाला ही, टेंशन नहीं लेना। अच्छा 11 में आ जाओ। अच्छा 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या चीज़ सेम होगा, करंट या चार्ज। ठीक है, अब आप तरीका समझ गए, वोल्टेज सब में अलग अलग निकलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी, तीनों रेजिस्टेंस हैं सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी बताओ ज़रा, 7 6 1 + 2 + 3 6। अब अलग अलग आप वो निकालते रहो, अलग अलग वो निकालते रहो पोटेंशियल डिफरेंस। चलो कर दिया आपके लिए, ये भी कर दिया। और याद रखोगे क्या, कितना आसान करते हैं काम आपके लिए हम। अच्छा अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, फॉर्मूला क्या लगेगा, ω/होल रेडिकल G/L फॉर्मूला लगा हुआ है। ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा, मुश्किल परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं कहने वाले, क्या कहते हैं कहने वाले, इन अ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन का दिया हुआ एक फॉर्मूला है, इसमें आपको याद होगा होल रेडिकल n, यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो r = होल रेडिकल n r लैम्डा n - 1/2। ठीक है, ये आता है इसका। तो न्यूटन रिंग का सवाल है, गिवन है आपको चीज़ें, मैंने यहाँ लिख पेस्ट कर दी हैं, ये पेस्ट किया है मैंने, तो इसको देख लो। ठीक है, 6 ब्राइट फ्रिंज वॉज फाउंड टू बी। ठीक है, इसको देख लेना। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब लॉन्ग पर आ जाता हूँ। अच्छा ये हमारा कौन सा था, अच्छा सॉरी पेंडुलम के बाद एक और सवाल भी था, वो मुझसे स्किप हुआ है, मैं वो कराता हूँ। ठीक है, पेंडुलम के बाद एक और सवाल था, वो भी कराता हूँ। आई थिंक ये 13वां सवाल होगा। पेंडुलम वाला सवाल हमारा 12वां था, तो ये 13वां होगा। चल रहा होगा, दोनों एक साथ चला दूंगा। ठीक है, अच्छा अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है, ये वो वाला न्यूमेरिकल है। अब ये काफ़ी बड़ा है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसका सोल्यूशन चल रहा है, देख लो। तो मैं बता देता हूँ, स्पीड ऑफ सोर्स आपको दी हुई है, जिसे आप VS से डिफाइन करते हो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको VO से डिफाइन करनी होती है। उसके बाद फॉर्मूले आपको डॉपलर इफेक्ट के याद हैं, कंडीशनें हैं कि अगर सोर्स एक दूसरे के करीब आ रहा है, सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसकी बहुत सारी कंडीशनें हैं, तो उसके तहत ये न्यूमेरिकल हुआ है। ठीक है, ये 13वां हो गया आपका, 14वां मैंने करा दिया था, इसकी मैं तरतीब सही कर दूंगा। अब आ जाओ, करते हैं अपना लॉन्ग से शुरू करते हैं। लॉन्ग इतने ज़्यादा लॉन्ग है कि सिर्फ एक्सप्लेन ही किए जा सकते हैं, पूरे समझाए पूरे पढ़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं पूरे पढ़ के समझाऊंगा। लॉन्ग में आ जाओ, पार्ट ए से शुरू करते हैं, और फिर बी भी उसका नीचे ही कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा पार्ट 1 देख लो, मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ अपने पास क्वेश्चन। अच्छा पार्ट ए में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछी है, पहले पोजीशन वेक्टर बताना, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देना, पोजीशन वेक्टर अलग बताना। तो देखो यहाँ पर मैंने भी यही काम किया, पोजीशन वेक्टर बताया। ठीक है, पहले को पोजीशन वेक्टर आ गया, लिखा हुआ अ पोजीशन वेक्टर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आने के बाद अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से जो हमने डेरिवेशन की थी वो करा दिए। लिखना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एमई इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पर भी है। ये समझ नहीं आ रही तो वो समझ लेना। मैंने इसको कराने में लगाए 40-50 मिनट। अब 40-50 मिनट के मैं 2-5-6 मिनट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं ना, लेकिन बता देता हूँ। एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस निकालना, वाई एक्सिस निकालना। फिर इसी तरह से दूसरा भी वेक्टर गिवन होगा या पॉइंट, उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देना, वाई कंपोनेंट को ऐड कर देना, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में डालना, रिजल्टेंट आ जाएगा। बराबर में चल रहा है, बराबर में देखो, मुझे मत देखो। ठीक है, आ जाओ पार्ट 1 का, पार्ट ए का पार्ट बी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, बर्नौली की जो इक्वेशन थी वो ड्राइव करनी है। बर्नौली इक्वेशन बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन थी, हाइट के कॉन्सेप्ट को बता रही है कि कैसे फ्लूइड तेज़ आएगा, हल्का आएगा, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इस बर्नौली इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है। क्या कि P + 1/2, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इन टर्म ऑफ डेंसिटी गिवन है, ठीक है। याद रखना, इसको ड्राइव कर लेना, भूल छोड़ना मत इसको, ठीक है। करा देता मैं, अभी टाइम नहीं है वरना मैं से करा देता, मुश्किल नहीं है, ये आसान है। mv² होता है ना, तो v मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, पूरी बर्नौली की इक्वेशन ड्राइव हुई हुई है, बराबर में चल रहा है, इसको देखो, समझो, करो। देखो 40 मिनट हो गए, मैंने 3 घंटे का पेपर 40 मिनट के लिए आपके लिए किया है, क्योंकि आप लोग सोल्यूशन का वेट कर रहे हो, इसीलिए टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा। वरना तो आपको पता है, जब मैं एक्सप्लेन करने पे आता हूँ तो आप लोग बोलते हो सर ये इतना लंबा लंबा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, लेकिन जब जैसी ज़रूरत होती है वैसे लेके चलना होता है चीज़ को। देखो बड़ी मेहनत से काम किया है, सब्सक्राइब वगैरह भी करो भाई चैनल को। चलो, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बताना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों आता है? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद डेरिवेशन ड्राइव करना, ठीक है। ये डेरिवेशन भी आपके सामने हुई हुई है। अच्छा, पार्ट बी आ जाओ, कहाँ रह गए? पार्ट बी पर आ जाओ। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन 2 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास 3 और 4 करके उन्होंने नंबरिंग करी है, ठीक है। ऐसे करिए। पार्ट बी में वो पूछते हैं स्टेशनरी वेव क्या होती है। मैंने पुराने नोट से आपके लिए रख दिया है, क्योंकि यह नए नोट्स में था नहीं ना, इसलिए पुराने नोट से दे दिया। स्टेशनरी वेव आपके पास कब पैदा होती है? एक स्ट्रिंग में पैदा होती है जब वो दोनों तरफ से बंधा हुआ हो। उसके बाद पहली वेव, मतलब पहला जो लूप की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फिर और लूप्स की फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, तो उसके फॉर्मूले भी ड्राइव हैं, देख लो, बराबर में चल रहा होगा आपके सामने, ठीक है। आ जाओ दूसरे सवाल पर, जो कि पार्ट बी, बल्कि पार्ट क्वेश्चन देखता हूँ ज़रा मैं। हाँ, पार्ट बी करा दिया ना मैंने, पार्ट 5 का पार्ट ए करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए करते हैं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? जब आपके पास कोई चीज़ क्या कर रही होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ से 2 and 4th मोशन कर रही हो। टाइम पीरियड इसके लिए कांस्टेंट होता है, डैम्पिंग इसमें नहीं रखते हैं, और इसमें क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसको याद रखना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा ना, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, अब इसके बाद हो जाने के बाद यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, आपने बताना है कि जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है, जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही होती है, यहाँ देखो, जब एक बॉडी सर्कल में घूमेगी तो उसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगी? समझो बल्ब, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, तो जब ये बॉडी सर्कल में घूमेगी तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। कैसे? कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ आएगा तो शेडो यहाँ आ जाएगी, जब ये यहाँ से वहाँ जाएगा शेडो यहाँ की तरफ आ जाएगी, तो शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। इसकी पूरी डेरिवेशन है जो कि मैंने इसमें दी हुई है, इसको देखना, बुक से दी है ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, अब आखिर में आपने क्या करना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिफाइन और उसकी डेरिवेशन। थॉमस यंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है इसको बताया। लाइट इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेरेंस 2 तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा, बड़ा मज़े का टॉपिक है, लेकिन यहाँ नहीं समझा सकते, इसमें टाइम चाहिए होगा। पार्ट बी पर आ जाओ, ठीक है। तो देखो मैंने मेहनत तो की है ना आपके लिए, इन सबको निकाला, ड्राइव किया। हाँ, शुरू के आखिर के 2 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बुक से रख दिए, लेकिन सिर्फ 2 रखे हैं, बाकी सारे आपने ऊपर से देखा होगा, मैंने पूरी मेहनत करके निकाल के आपके लिए लाया हूँ। इसी तरह से बायो का भी आ जाएगा PDF, तो वो भी देख लेना। तो ये रहा, डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो आपने क्या करना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पहले डिफाइन करना है, फिर उसकी जो डेरिवेशन दी हुई है ना, पॉजिटिव डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, वो बतानी है। वेवलेंथ की एक डेरिवेशन ड्राइव होती है, वो ड्राइव करनी है। उसके बाद आपका ये सारा काम हो जाएगा। जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा ना इंशाल्लाह बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। 4 साल से मैं खुद पढ़ रहा हूँ इसे, 4-5 साल से, और पढ़ते रहते हैं, आता रहता है, तो यहाँ आके हमारा कंप्लीट होता है। देखो भाई, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है।
मैंने सिर्फ सोल्यूशन दिया है, लेकिन उसमें भी देखो मुझे 45 मिनट से ऊपर चले गए। अगर मैं सबको डिफ़ाइन करता बहुत टाइम हो जाता, लेकिन सोल्यूशन पूरा आपके पास मौजूद है। एक और बात मैं यह बताता हूँ, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही ना, टेंशन नहीं लो। आपने क्या करना है, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी समझ नहीं आ रही, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी समझ नहीं आ रही, आपने क्या करना है, आगे एमई इंग्लिश सेंटर लिख देना है। तो फौरन इस टॉपिक पर आपके पास क्या आ जाएगा, इस टॉपिक पर आपके पास सॉल्व आ जाएगा। और ग्रुप में ऐड हो गए तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपके लिए हमने आसानियाँ रख दी हैं। टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। इसी तरह कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, जिस टॉपिक में वो न्यूमेरिकल है उस टॉपिक को सर्च करना, वो न्यूमेरिकल मिल जाएगा। मैंने बड़ी मेहनत करके आपको 10 चैप्टर कराए हैं इस बुक के, लेकिन सब कुछ कवर कराया है, अभी भी सब कुछ करा, तो इस तरह उस तरह भी सब कुछ करा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में चीज़ें मज़ीद बेहतर करूँगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में वीडियो शेयर करना। फिर बोल रहा हूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में ऐड होना। आप लोग सोचोगे सर वाई वी विल ऐड इन ग्रुप, हम क्यों ग्रुप में ऐड होंगे? वजह देखो, इसको बनाने में मेहनत लगती है, तो फिर जो लोग मेहनत करते हैं उनको इसका पे भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल ऑनलाइन डालने के लिए भी हमें मैन पावर चाहिए होती है ना, तो इसलिए इसको ग्रुप में जब आप ऐड होते हो तो फीस आती है, वो उधर जाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद